नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। साल 2025 कई तरह की मानवीय संवेदनाओं से भरा रहा। कहीं डर तो कहीं दर्द दिखा, तो कहीं जीत और उम्मीद की रोशनी। कुछ तस्वीरें ऐसी भी रहीं जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। 2025 के इस गुजरते साल में हम वही 25 खबरें हिंदी खबर 25 के रूप में आपके सामने रख रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिसंबर के पहले हफ्ते में अपनी 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर भारत आए। उन्होंने भारत और रूस के बीच संपन्न हुए भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के 23वें संस्करण में शिरकत की। इस खास दौरे पर भारत और रूस के बीच रक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे कई बड़े क्षेत्रों में अहम समझौते करार हुए, जिसमें S-400 मिसाइल सिस्टम और Su-57 लड़ाकू विमानों के निर्यात को प्रमुखता दी गई। पिछले 8 दशकों में विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं। मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा है और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी रही है। परस्पर सम्मान और गहरे विश्वास पर टिके ये संबंध समय की हर कसौटी पर हमेशा खरे उतरे हैं। अमेरिकी टैरिफ की वजह से हुए कारोबारी नुकसान की भरपाई का रास्ता खोजना फिलहाल भारत के लिए एक बड़ी प्राथमिकता है। इसमें रूस बड़ी भूमिका निभा सकता है। राजधानी दिल्ली में पूरे 27 साल बाद सत्ता का कमल खिला। बीजेपी की पहली बार की विधायक रेखा गुप्ता ने रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ 6 कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंदुराज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, साथ ही कई केंद्रीय मंत्री शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहे। साथ ही कई राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों ने भी समारोह में शिरकत की। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी और बीजेपी की दूसरी महिला मुख्यमंत्री बनी। शपथ ग्रहण समारोह से पहले पत्रकारों से बातचीत में रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपने के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने दिल्ली की जनता के कल्याण और विकास के लिए पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ काम करने का संकल्प लिया। पटना का गांधी मैदान नवंबर में एक बार फिर से ऐतिहासिक गवाही देता हुआ नजर आया, जब नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। व्यापक जन समर्थन, देश भर के नेताओं की उपस्थिति और अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये राजनीतिक पल बिहार की सियासत में एक नया अध्याय फिर जोड़ गया। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। उनके बाद उप मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। साथ ही एनडीए गठबंधन की नई सरकार ने औपचारिक रूप से कामकाज की शुरुआत कर दी। समारोह में कुल 26 मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें शामिल जमुई से विधायक चुनी हुई श्रेयसी सिंह पहली बार मंत्री बनी, जबकि लोक गायिका के तौर पर उभरी मैथिली ठाकुर बिहार की सबसे युवा विधायक बनी। उत्तर प्रदेश की महराजगंज लोकसभा सीट से 7 बार के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी यूपी बीजेपी के 17वें अध्यक्ष बनाए गए। केंद्रीय चुनाव अधिकारी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उनके निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की। पंकज चौधरी ने बिना किसी राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि के सिर्फ संघर्ष के बल पर
पार्षद, उप महापौर और 7 बार महराजगंज लोकसभा सीट से सांसद बनने का सफर तय किया। वर्तमान में वो केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री के रूप में दायित्व निभा रहे थे। साथ ही बीजेपी ने बिहार के मंत्री नितिन नबीन को भी पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। नितिन नबीन मौजूदा समय में किसी भी पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जानकारों के मुताबिक ये बदलाव 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बीजेपी की राजनीति का केंद्र है। राष्ट्रीय स्तर पर नितिन नबीन की नियुक्ति से बीजेपी पूरे देश में युवा और संगठन केंद्रित नेतृत्व दिखा रही है, जो यूपी जैसे बड़े राज्य में बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को एक नई ऊर्जा देगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता दिशोम गुरु शिबू सोरेन का इस साल 4 अगस्त को निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिबू सोरेन के निधन पर दुख व्यक्त किया। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि शिबू सोरेन एक जमीनी नेता थे, जिन्होंने सार्वजनिक जीवन ऊंचाइयों को छुआ है। झारखंड को अलग राज्य बनाने के लिए चलाए गए आंदोलन में शिबू सोरेन ने अहम भूमिका निभाई थी। साथ ही शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक थे और लंबे समय तक पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके अलावा वो संसद के दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य भी रहे। इस साल चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य वोटर लिस्ट को अपडेट करना और फर्जी वोटों को हटाना था। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले SIR हुआ, जिसमें तकरीबन 65 लाख नाम बाहर कर दिए गए। अब उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत बाकी 12 राज्यों में भी SIR की प्रक्रिया जारी है। दूसरी तरफ विपक्षी दल इस पर लगातार सवालिया निशान लगा रहे हैं और चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, जिसे लेकर संसद के शीतकालीन सत्र में भी सत्ता और विपक्ष के बीच में लंबी और तीखी बहस हुई। वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। इस साल जून में भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ISS के एक्सिओम 4 मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने। शुभांशु इसी साल 16 जुलाई को पृथ्वी पर लौटे। ये मिशन सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पोलैंड और हंगरी के लिए भी 4 दशक बाद मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम में वापसी का प्रतीक रहा। तो वही शुभांशु शुक्ला ने इसरो का प्रतिनिधित्व किया और उनका यह अनुभव भविष्य के गगनयान मिशन और भारत के अपने अंतरिक्ष स्टेशन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। राकेश शर्मा 1984 में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय रहे। चलो मेरे तुम क्या करते हैं ये देखना अपने आप बोलिए ना मुझे। यहाँ पे बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, इसी साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैसरन घाटी में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने हमला किया, जिससे पूरे देश दहल गया। आतंकी हमले के दौरान दहशतगर्दों ने हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया। उन्होंने पर्यटकों से उनका धर्म पूछा और उन पर गोलियां बरसा दी। इस आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत से पूरा देश सन्न रह गया। यहाँ पे बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने गोली मार दी। बच्चे का बच्चा ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे दर्दनाक तस्वीरों में से एक रही हिमांशी नरवाल की तस्वीर, जो अपने पति नेवी अफसर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पार्थिव शरीर के पास बैठी रही। इस आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इस ऑपरेशन की सबसे खास बात यह रही कि सेना की ओर से जानकारी 2 महिला अफसरों ने दी। आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह।
आतंकी हमले के जवाब में भारतीय जाबाजों ने अदम्य साहस और वीरता का अद्भुत परिचय दिया। आसमान से लेकर जमीन तक भारतीय सेना ने 6 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जो 4 दिन यानी कि 10 मई तक लगातार चला, जिसकी धमक पूरी दुनिया ने देखी। आपने देखा कि पहलगाम में आकर उन आतंकवादियों ने धर्म पूछ के हमारे लोगों को मारा, लेकिन भारत के लोगों का दिल कितना बड़ा है ये देखिए। हमारे सेना के जवानों ने यदि उनको मारा तो धर्म पूछकर नहीं मारा, उनका कर्म देखकर मारा। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ कई मिसाइलें हमले किए, जिसका नतीजा ये रहा कि सिर्फ 4 दिन में ही हिंदुस्तान के सामने आतंकिस्तान ने घुटने टेक दिए। भागो भागो। और तो पता नहीं इसी तरह की कोई आवाज आपने सुनी? बहुत जोर आवाज है। फिर यहाँ पे साइड में हमने देखा इंसान का हाथ पड़ा हुआ पूरा फटा हुआ, फिर आगे उस साइड पे देखा तो फेफड़ा पड़ा हुआ इंसान का। तो इतना ये आदमी सोच भी नहीं सकता कि एकदम से हुआ तो क्या हुआ इंसान। 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास एक कार धमाके से देश की राजधानी दहल गई। इस धमाके में कम से कम 15 लोगों की मौत हुई और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में खुलासा हुआ है कि यह धमाका अमोनियम नाइट्रेट से किया गया था, जिसके तार उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा और जम्मू कश्मीर तक जुड़े। जांच में खुलासा हुआ कि फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में कई डॉक्टर टेरर फैकल्टी के रूप में देश को दहलाने की साजिश रच रहे थे। इस आतंकी साजिश में डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर नबी, डॉक्टर आदिल अहमद, डॉक्टर शाहीन सईद, मुफ्ती इरफान और इरफान अहमद शामिल थे। आतंक के इस टेरर मॉड्यूल का मकसद राजधानी दिल्ली में बड़े स्तर पर अशांति फैलाना और संवेदनशील स्थानों को निशाना बनाना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनगरी अयोध्या में भव्य, दिव्य और नव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर की शिखर पर वैदिक मंत्रोच्चार और जय श्री राम के नारों की गूंज के बीच धर्म ध्वजा फहराया। हवा में जैसे ही धर्म ध्वजा लहराई, पीएम मोदी ने आसमान में देखा और दोनों हाथ जोड़कर अपने ध्वजे को नमन किया। इस दौरान पीएम मोदी के साथ आरएसएस संचालक मोहन भागवत और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। आज अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और उत्कर्ष बिंदु की साक्षी बन रही है। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। श्री अयोध्या धाम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर पर ध्वजारोहण एक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं बल्कि एक नए युग का शुभारंभ है। 10 फीट ऊंचे और 20 फीट लंबे संपूर्ण वाले तिकोने झंडे पर एक चमकते हुए सूरज की तस्वीर है, जो भगवान श्री राम की चमक और वीरता का प्रतीक है। और इस पर कोविदारा पेड़ की तस्वीर के साथ ओम लिखा हुआ है। पारंपरिक उत्तर भारतीय नागर आर्किटेक्चरल स्टाइल में बने श्री राम जन्मभूमि मंदिर शिखर पर भगवा ध्वज लहराते ही भक्त खुशी से झूम उठे। सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर का 350वां शहीदी दिवस नवंबर महीने में पूरे देश में श्रद्धापूर्वक मनाया गया, जिसमें दिल्ली में लाल किले पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ ताकि उनके धर्म और मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए दिए गए सर्वोच्च बलिदान को याद किया जा सके।
खासकर 24 नवंबर 1675 को औरंगजेब के हुक्म पर चांदनी चौक में उनके अमर बलिदान को। इस अवसर पर देश भर के गुरुद्वारों में कीर्तन, अरदास और विशेष समागम आयोजित किए गए। हिंद की चादर के नाम से याद किए जाने वाले गुरु तेग बहादुर के धर्म हेतु शीश दिया, पर शीश ना दिया के संदेश को याद किया। संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित विश्व के सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु जुटे, लेकिन 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन मची भगदड़ में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 60 से ज्यादा श्रद्धालु घायल भी हुए। जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया गया और प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण के लिए कई कारगर उपाय भी किए। बताया गया कि यह घटना श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और बैरिकेडिंग टूटने के कारण हुई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मची और कुछ लोग कुचल दिए गए। भगदड़ की वजह से स्थगित किया गया अखाड़ों का पारंपरिक स्नान अनुष्ठान अमृत स्नान दोपहर को एक बार फिर से शुरू हुआ। सामान्य से काफी कम भव्य इस जुलूस का नेतृत्व अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रमुख महेंद्र रविंद्रपुरी ने किया। इसी साल 15 फरवरी को महाकुंभ के दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा पेश आया। असल में स्टेशन पर भारी भीड़ देखने को मिली, फिर भगदड़ जैसी स्थिति बनी। उसी भगदड़ ने 18 लोगों की जान ले ली, जिनमें 11 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल थे। रेल मंत्री की तरफ से राज्यसभा में बताया गया कि हादसे वाले दिन भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए थे। रेल मंत्रालय ने साफ किया कि उस दिन कई यात्री अपने साथ काफी सामान लेकर आए थे। ऐसे ही एक यात्री का सामान सीढ़ियों पर गिर गया और उसी वजह से कई दूसरे लोग भी सीढ़ियों पर गिर गए। अहमदाबाद एयर इंडिया प्लेन क्रैश 2025 का सबसे बड़ा हादसा साबित हुआ। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया फ्लाइट 171 टेक ऑफ के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दोनों इंजन फेल होने की वजह से विमान मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक पर गिरा, जिसमें 241 यात्री और चालक दल की मौत हुई। इस हादसे में सिर्फ एक ही पैसेंजर बचा था। अहमदाबाद प्लेन हादसे के 1 महीने बाद जांच रिपोर्ट सामने आई। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि AAIB ने 12 जुलाई को 15 पेज की रिपोर्ट सार्वजनिक की। शुरुआती जांच में सामने आया कि यह हादसा विमान की दोनों इंजन बंद होने की वजह से हुआ। रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया, टेक ऑफ के फौरन बाद एक एक करके दोनों फ्यूल स्विच बंद हो गए, जिस वजह से दोनों इंजन भी बंद हुए। इस दौरान कॉकपिट की रिकॉर्डिंग से भी पता चला कि एक पायलट ने दूसरे से पूछा था कि क्या तुमने स्विच बंद किया है। दूसरे ने जवाब दिया नहीं। गोवा के अंजुना में मौजूद बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में 6 दिसंबर को भीषण आग लग गई। इस दर्दनाक हादसे में कम से कम 25 लोगों की मौके पर मौत हो गई। नाइट क्लब में उस वक्त भारी भीड़ मौजूद थी। आग तेजी से फैली और लोगों को बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिला। इस नाइट क्लब के को ऑनर सौरभ मित्रा हैं, जिन पर क्लब के संचालन और सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी थी। हादसे के बाद से दोनों आरोपी जांच एजेंसियों के रडार पर थे। गोवा पुलिस का दावा है कि क्लब में फायर सेफ्टी नियमों का गंभीर उल्लंघन किया गया। इसी लापरवाही में इतना बड़ा हादसा हुआ। आग लगने के कुछ घंटों बाद ही लूथरा ब्रदर्स भारत छोड़कर फरार हो गए। वो मुंबई से थाईलैंड के फुकेट पहुंचे। गोवा पुलिस ने फौरन उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया। इसके बाद इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया। उन दोनों का विदेश भागना जांच से बचने का नाकाम कोशिश। इसी साल नीला ड्रम खबरों की सुर्खियों में छाया रहा। मेरठ के सौरभ राजपूत की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने 4 मार्च को बड़ी बेरहमी से सौरभ की हत्या कर दी। इस मामले के चौंकाने वाले खुलासे के बाद पूरे देश में सनसनी फैल गई, जब पता चला कि सौरभ की बॉडी को 15 टुकड़ों में काटकर मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में स्थित उसके घर में सील बंद सीमेंट से भरे नीले ड्रम में 19 मार्च को रख दिया गया।
पुलिस जांच में पता चला कि मुस्कान और साहिल ने 32 साल के पूर्व मर्चेंट नेवी अफसर सौरभ राजपूत को नशीली दवा देकर उस पर बड़े चाकू से हमला किया। दोनों ने उसके दिल पर कई बार वार किए और उसका गला तक काट दिया गया और दोनों कत्ल कर फरार हो गए। लेकिन पकड़े तब गए जब सौरभ की 6 साल की बेटी ने अपनी दादी को बताया कि पापा ड्रम में बंद है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले का शांत हिमालय गांव धराली बादल फटने से आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन से लगभग पूरी तरह से तबाह हो गया। कुछ ही घंटों में धराली का पूरा परिदृश्य हमेशा के लिए बदल गया। स्थानीय लोगों ने इसे आपदा को विनाश का सैलाब बताया, जो 34 सेकंड में कभी न भूलने वाली तबाही रही। इस हादसे के बाद जो है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने मानवीय सभ्यता को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, तो वहीं उत्तराखंड सरकार ने घर खोने वाले परिवार और पीड़ितों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए की सहायता राशि का ऐलान किया। भयानक स्थिति होगी है यहाँ पे। तो देखिए आप पानी का जलस्तर है वो काफी बढ़ गया है। तो देखिए आप उधर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी कुदरत का कहर बरपा। मानसून की मूसलाधार बारिश में साल मंडी में बादल फटने से 9 लोगों की जान गई, तो कई लोग लापता बताए गए। भारी बारिश की वजह से नदियां और नाले उफान पर रहे। उधर जम्मू कश्मीर के रामबन और रियासी में बादल फटने से कम 12 लोगों की मौत हो गई। रामबन के राजगढ़ गांव में बादल फटा, जिससे अचानक आई बाढ़ और मलबे में कई घर क्षतिग्रस्त हुए। उधर रियासी के माहौर डब्बर गांव में भी देर रात बादल फटा, जिसके बाद अचानक आई बाढ़ में 7 लोगों की मौत हो गई। भारत ने साल 2013 के बाद एक बार फिर से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा किया। दुबई में न्यूजीलैंड को हराकर भारत ने तीसरी बार ये खिताब जीता। रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी ने एक बार फिर से साबित किया कि वो बड़े मौकों पर चमकते जरूर है। स्पिनर्स की धार और बैटिंग की स्थिरता ने भारत को अजय बना दिया। क्रिकेट फैंस के लिए ये जीत 12 साल के इंतजार का मीठा फल साबित हुई। साल 2025 आरसीबी की टीम के लिए बेहद लकी साबित हुआ। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आखिरकार 18 साल का सूखा खत्म किया। साल 2008 से 3 फाइनल हारने के बाद आखिरकार इस साल आरसीबी ने रजत पाटीदार की कप्तानी में पंजाब किंग्स को हराकर पहली ट्रॉफी उठाई। विराट कोहली की आंखों में आंसू और चिन्नास्वामी का जश्न क्रिकेट इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। इसी साल भारतीय टीम ने महिला विश्व कप 2025 का खिताब जीता। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने अपना पहला आईसीसी खिताब जीतकर इतिहास रचा। डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए फाइनल में भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर विश्व चैंपियन बनी। फाइनल में 87 रन के विस्फोटक पारी खेलने के साथ ही 2 विकेट लेने वाली शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। साल 2025 में भारतीय सिनेमा में छावा, कांतारा चैप्टर 1, धुरंधर और सैयारा जैसी सफल फिल्मों के साथ साथ सिकंदर, देवा और इमरजेंसी जैसी बड़े बजट की फ्लॉप फिल्में भी देखने को मिली। जहां कंटेंट और कहानी पर जोर रहा, तो वहीं हॉलीवुड में सीक्वल्स और एनिमेशन ने ज़ूटोपिया 2 और लीलो एंड स्टिच के साथ धूम मचाई। हीमन, धर्मेंद्र और भारत यानी कि मनोज कुमार जैसी कई मशहूर हस्तियों का निधन और कई स्टार किड्स के डेब्यू की साल की बड़ी घटनाएं रही। तो हिंदी खबर की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई, नमस्कार।